किन मुद्दों पर अब की बार 2 जनता वोट करोड़ युवाओं करेगी? को रोजगार देने की बात की थी। रोजगार पर किसानों की 750 किसानों ने जो शहादत दी है उस पर बाबा जी वोट मठ करेंगे। में रहते हैं, गोरखपुर में रहते हैं, हमारे यहाँ बागपत में कितनी बार आए रात के पिछले 11 5 बजे, साल 12 बजे, 1 बजे कोई भी महिला अगर जो जा रही है वो सुरक्षित के अपने लिए, घर पहुंच रही है। सम्मान के लिए, बेरोजगार के लिए, महंगाई के लिए वोट करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। बड़ौत विधानसभा की अगर बात करें तो भाजपा ने यहां से किशन पाल मलिक को टिकट दिया है। किशन पाल मलिक 2017 विधानसभा चुनाव में यहां से विजय हुए थे। उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के साहब सिंह को हराया था। इस बार राष्ट्रीय लोकदल ने एडवोकेट जयवीर सिंह तोमर को यहां से प्रत्याशी घोषित किया है। जयवीर सिंह तोमर गठबंधन के प्रत्याशी है। इस बार राष्ट्रीय लोकदल के साथ मजबूती यह है कि उनको समाजवादी पार्टी का भी सहयोग मिला है। प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, गांव गांव जाकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन किन मुद्दों पर अब की बार जनता वोट करेगी, यह जानने के लिए आज भास्कर समाचार की टीम पहुंची है बड़ौत विधानसभा में और मेरे साथ यहां पर कुछ युवा मौजूद हैं। इन युवाओं से जान लेते हैं कि अब की बार यहां पर किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी। आपका नाम जानना चाहूंगा। अभिलाष तोमर। अभिलाष जी, किन मुद्दों पर वोट करेंगे अब की बार? रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, किसान। देश के प्रधानमंत्री ने चुनाव से पहले 14 दिनों में गन्ना बकाया भुगतान की बात की थी। पिछले सत्र का भी अभी तक गन्ना बकाया भुगतान बाकी है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, रोजगार नहीं मिला। बारी को भगाने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी कि बारी भगाओ और अपने को लाओ। हमारे यहाँ के जयवीर तोमर जी एडवोकेट हैं, तोमर खाप के हैं, यहीं पे है। शिक्षा की बात की थी, शिक्षा का व्यापारीकरण हो रहा है। चिकित्सा की बात की थी, कोरोना काल में न जाने कितने आदमी मर गए, कितने परिवारों से आदमी गुजर गए, ना ऑक्सीजन मिली, ना बेड मिला, ना कुछ मिला। तो क्या जिस तरीके से मोदी जी की आपने बात की कि रोजगार की बात की थी, अगर हम रोजगार की बात करें तो आप कितने सहमत हैं इस बात से? बीजेपी ने कितना रोजगार दिया है? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है प्रदेश में। अपनी कंट्री की अगर बात करें, पूरी कंट्री में जो अपना स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर हम बात करें महंगाई की तो महंगाई सबसे ज़्यादा है, डीजल पेट्रोल के दाम सबसे ज़्यादा है। अब की बार किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप? मुद्दा करेंगे हम रोजगार पर। किसानों की 750 किसानों ने जो शहादत दी है उस पर वोट करेंगे हम, उनके सम्मान में वोट करेंगे हम। क्या होता है कि इस सरकार में पिछले 5 साल में 8 भर्तियाँ के पेपर लीक हुए। एक भर्ती का जो पेपर है वो गलत तरीके से बांटा गया। एक भर्ती में पेपर में धांधलेबाजी हुई है। कहाँ जा रहा है प्रदेश, क्या हो रहा है प्रदेश में? बाबा जी को कुछ नहीं पता है। बाबा जी मठ में रहते हैं, गोरखपुर में रहते हैं, हमारे यहाँ बागपत में कितनी बार आए पिछले 5 साल में? चुनाव है तो आते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आते। और कोई आता था यहाँ पहले? यहाँ पर आते हैं, जो लोकल नेता है वो आते हैं, जो लोकल लोकल हमारे तो लोकल का मुद्दा हावी रहेगा या रोजगार का मुद्दा हावी रहेगा? रोजगार। चलिए देखिए, ये युवाओं से बात हम कर रहे हैं, इनका कहना है कि अब की बार रोजगार का मुद्दा हावी रहेगा। आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है योगी जी ने फिलहाल जो है जो काम पिछले जो है 20-30 साल में नहीं हो पाया वो काम योगी जी ने यहाँ पे करके दिखाया। सबसे पहली बात है, हम बात करेंगे भ्रष्टाचार की। आज के समय में उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त है। दूसरी हम बात करेंगे बदमाशों गुंडों की। हमारी बहू बेटियाँ बहन हमारी जो है घर से निकलनी दुर्भर हो गया था जिनका। और आज कोई भी जनता में ये नहीं कह सकता है कि रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे कोई भी महिला अगर जो जा रही है वो सुरक्षित अपने घर पहुंच रही है, वो निर्भय होकर अपने घर पहुंच रही है, उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। तो आपका कहना है कि योगी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त किया है और प्रदेश को गुंडा राज से मुक्ति दिलाई? जी, और उसके साथ साथ में आप किसानों का मामला ले लो। आप जो है भारतीय जनता पार्टी ने पहली सरकार ऐसी है जिसने किसान सम्मान निधि, किसानों को जो है किसान सम्मान निधि जिन्होंने दी है वो भारतीय जनता पार्टी है। इससे पहले कभी किसी ने नहीं दी है। जो साल आपके जो है हर 3 महीने में आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक आते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने सीधा जो है बिचौलों को ख़त्म किया है, सीधे जो है अपने किसानों से जुड़ी है। अगर रोजगार की बात करें, क्योंकि युवा है, युवा रोजगार के लिए बात करते हैं, तो रोजगार के मामले में कितना रोजगार? रोजगार के मामले में देखो, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अभी तो 2 साल से आप ये बोल सकते हो कि कोरोना काल का समय चल रहा है, पर कोरोना काल के समय में फिर भी वैकेंसी निकली हुई है। अभी भी जो आपकी 24 तारीख में सीटेट का पेपर है, वो कभी पीछे नहीं हटे इस चीज़ से। अब कोरोना काल में आप खुली भर्ती, आप बोलो कि खुली भर्ती करें कि हम युवाओं को जो है मौत की तरफ धकेले, ये देखो भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं रहा है पहले से। अच्छा, आप भी युवा है, अब की बार क्या क्या लग रहा है, किस तरीके से वोट करेंगे? वोट
मुद्दे बहुत हैं। जितनी भी सरकारें पहले से आई हैं, चल रही हैं या आने वाले समय में आएंगी, पहली जो सरकारें थी, योजनाएं कोई भी आम जन तक नहीं पहुंचती थी। मैंने पहले भी बताया है कि सरकारों ने जो योजनाएं निकाली हैं वो कागजों तक सीमित होती थी। ये सरकार ने जो भी योजनाएं निकाली हैं वो सीधे सीधे उसी व्यक्ति तक पहुंचाई है जिन व्यक्ति के वो काम की थी। गिनती की आज की डेट में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 30 से ज़्यादा योजनाएं फिलहाल कार्यरत है, जिसमें मुख्य रूप से 10 योजनाएं तो ऐसी है जिनका प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, वो उसका लाभ ले रहा है। उसमें ना कोई जाति का विवाद है, ना उसमें कोई किसी धर्म का विवाद है। सुकन्या वाली जो योजना है, उसमें आप किसी भी धर्म जाति की लड़कियां है उसका आप खाता खुलवा सकते हो, उसका मिल रहा है। जो भी आयुष्मान वाली योजना है उसमें प्रॉपर इलाज कोई भी जाति का व्यक्ति जाके इलाज करा सकता है। दूसरा जो मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है, उन वाले भैया ने बताया कि नाम का है कि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सुरक्षा के मुद्दा आएगा कि पहले आदमी गांव में जावा था, अपनी 12 पे जावा था, निंगे था, पता लगा था कि भैंस खुल गई, वो इतना भैंस लेना आवा था, निंगे था 12 चली जाती है। अभी सारे सिस्टम खत्म हो गए। अब वो गुंडागर्दी सारी की सारी नमस्ते होगी। अब कोई करके दिखा दो, यहाँ तक कि बम फोड़ने की बात है, कोई बुलेट का जो पटाखा है वो फोड़ दो, सान लोग का जेल में पावे, बड़े बम की तो बहुत दूर की तो बात आप योगी सरकार से खुश हैं? है। मैं नहीं खुश हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश खुश है। दोबारा आएंगे 10 तारीख को, फिर प्रचंड बहुमत से आएगी सरकार। देखिए, अभी हम युवाओं से बात कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि रोजगार का तो मुद्दा हावी रहेगा, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि सरकार की योजनाएं आ रही है और जिस तरीके से कहा है कि प्रदेश में सुरक्षा योगी सरकार ने दी है, क्या कितने सहमत हैं इससे? मैं सुरक्षा के मामले में ये कहूँगा, जो 101, 102 नंबर, 108 नंबर जो दी वो हमारी सरकार समाजवादी ने दी। और अभी 2 दिन पहले की चित्रकूट की और हरदोई की छेड़खानी के से तंग आकर बहन ने अपनी जान दे दी। कहाँ हैं जो माननीय अमित शाह जी ये कहते थे दूरबीन लगाकर दूर दूर तक नहीं दिखते? कहाँ है माननीय अमित शाह जी की दूरबीन? क्या उन्हें हरदोई की ये नहीं दिख रही? और सबसे ज़्यादा हाथरस में बेटी के साथ क्या नहीं हुआ, जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, बेटी के साथ क्या नहीं हुआ? उनके परिवार वालों को लाश तक नहीं मिली, अंतिम संस्कार करने का हक नहीं मिला। जो हमारे अब की बार क्या मुद्दा हावी रहेगा? हम बहन बेटियों की इज्जत के लिए, सम्मान के लिए, बेरोजगार के लिए, महंगाई के लिए वोट करेंगे, जिस पे ये वर्तमान सरकार फैल है और बस खाली वादे करती है, जुमले करती है। अमित शाह जी ने अपने कई बार डिबेट में कहा भी है, चुनाव में वादे होते हैं, जुमले होते हैं, ये तो सब बात है, लेकिन हम देखिए, धरातल पर काम रोजगार की बात आ रही है, यहाँ पे सुरक्षा की बात आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सुरक्षा, और ये कह रहे हैं कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं धरातल पे है, क्या वो धरातल पे योजनाएं हैं? वो धरातल पे ही है और कागजों में ही है। वो वोट लेने की एक रणनीति थी। चुनाव से पहले कोई भी एक योजना कारगर नहीं हुई, ना महिलाओं की सुरक्षा हुई, ना युवाओं को रोजगार मिला, ना किसानों को सम्मान मिला। वो कह रहे हैं कि किसानों को अभी उनको सम्मान भी मिला है, महिलाओं को, किसानों को भी सुरक्षा मिली है। किसान की पहले भैंस खुल जाती थी, ट्यूबवेल चोरी हो जाती थी, अब नहीं होती वो चीजें। हाथरस कांड याद करो, क्या दलित बेटी के साथ क्या हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार दिन ढलने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। रात्रि के अंधेरे में जबरन परिवार वालों को घर के अंदर कैद करके जबरन उसका अंतिम संस्कार किया गया। माता पिता की आखिरी इच्छा होती है कि अपने बेटी को दाह संस्कार करें, उन्हें दाह संस्कार करने का भी मौका नहीं दिया गया। किसानों के सम्मान की बात करते हैं, 700 किसानों की शहादत हो गई। मोदी जी ने एक बार भी पता लेना उचित नहीं समझा। अंबानी के घर बच्चा पैदा हो जाता है तो अगले दिन ही पता लेने चले जाते हैं अंबानी का। किसान कहाँ गए थे? लखीमपुर खीरी कांड याद करो, जहाँ इनके मंत्री के बेटे ने जो है किसानों के ऊपर किस तरीके से गाड़ी से कुचल दिया। किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, किसान सम्मान निधि का डाटा उठा के देखो, पहली किस्त कितने किसानों की आई है और अब जो 10वीं किस्त आई है वो कितने किसानों की आई है। सिर्फ कागजों पे है और जुबानी है, झूठ बोलना है, जुमले करने हैं, सिर्फ ये काम भाजपा सरकार का है। नहीं, देखिए, जिस तरीके से किसान सम्मान निधि को लेके इन्होंने कहा है कि किसान सम्मान निधि किसानों को मिल रही है, और अभी इन भैया ने भी कहा है कि पहले किस्त उठा के देख लो और लास्ट की, ये भी ठीक बात है। कहीं ना कहीं 8 करोड़ किसानों के खाते में पहली किस्त डाली गई थी और अब लगभग वो 50% काट ली गई है। लगभग 4 करोड़ किसानों के खाते में किस्तें जा रही हैं। अब आप इस चीज़ से कितने सहमत हैं और किन मुद्दों पर आपकी बार वोट? भाई ये कौन कह रहा है कि एक किसान सम्मान निधि नहीं आ रही? मैं भी किसान हूँ, मेरे 2000 रुपये आ रहे, तीसरे महीने आ रहे। अब किसी के नहीं आ रहे, वो उसके कागजों में कुछ दिक्कत होगी ना। नहीं, जैसे उनको पहली किस्त दे दी गई थी, पहली किस्त तभी तो दी थी जब सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके थे, फिर वो बाद में क्यों रोक दी गई? नहीं, कहाँ रुक रही? सबकी तो नहीं रुक रही। अब किसी के कागजों में कोई ऐसी दिक्कत आ गई तो उसकी रुक गई होगी। एक मेरे सपा के समर्थक भाई थे, अभी कह रहे थे अखिलेश सरकार ने 100 नंबर दी। भाई 100 नंबर दी थी, डायल 100 दी थी, लेकिन वो डायल 100 का क्या काम लगाया था पता है आपको? हाईवे पे खड़े कर दिए थे, ट्रक वाले आए थे, कागज दिखाओ 100 का नोट दो और जाओ।
अब बाबा जी ने वो 112 कर दी। अब वे जहाँ पे मेन है बदमाशों का वहाँ पे खड़ी कर रखी। अब कोई ट्रक वाले को किसी को हाथ दे रही हो, किसी को नहीं दे रही, बदमाशों को पकड़ रही। जो बदमाश राज नहीं करते वो राज नहीं बंद करवा दी। अब और क्या चाहो बताओ। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो पहले 100 नंबर थी, उससे जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, जो सेवा आम आदमी को मिलनी बस चाहिए थी, वो वो नहीं मिली। 100 रुपये लेने के लिए थी। गाड़ी के कागज देखो, गाड़ी के कागजों में कमी बताओ और 100 रुपये लो और जाओ। अब की बार क्या मुद्दा हावी रहेगा? अब की बार सुरक्षा का है, सम्मान का है, हमारी बहन बेटियां खुश है, सब हम खुश है। और क्या? रोजगार की अगर बात करें, रोजगार रोजगार पूरे रोजगार मिल रहे। जैसे रोजगार अखिलेश ने दिए थे वही रोज उससे बढ़िया रोजगार है। और पहले भी मैं टीटी नहीं था, अब भी टीटी नहीं हूँ। अब बताओ। आप कितने सहमत हैं इनकी बात से? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ सर इनकी बातों से। क्यों? भाई अगर इन्होंने रोजगार की अगर बात करी, तो अगर हम आंकड़ों की अगर हम बात करें, तो सपा सरकार में लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार मिले थे। अब 3.5 लाख प्लस को रोजगार मिले हैं। तो रोजगार की अगर बात करें, तो योगी सरकार ने बढ़ोतरी देखो की है। सर, ये तो आंकड़ों की बाजीगरी दिखाते हैं, उससे अलग कुछ नहीं है। आप ये समझो कि आज भी 5 साल बीजेपी की सरकार जाने के बाद भी पद खाली हैं। क्या ये सारे पद भर पाए? और रोजगार को लेके अगर मैं सब बीजेपी सरकार का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, श्रम कार्ड योजना शुरू करी है और करोड़ों लोगों ने भर दी, तो रोजगार कहाँ मिला? आम आदमी की बात करो, 80 करोड़ लोगों को अगर राशन हमें भारत सरकार को बांटना पड़े तो रोजगार कहाँ बढ़ा? लोग कहीं ना कहीं बेरोजगार हुए, उनकी समस्याएं बढ़ी हैं, सारी चीज़ें महंगी होगी और इस सब का मुद्दा क्या रहेगा अब की बार चुनाव में? मुद्दा रोजगार रहेगा, विकास रहेगा। तो विकास के नाम पे वोट, तो भाजपा ने विकास नहीं किया। कहाँ करा? देखो सर, ये जो विकास का नारा देते हैं, कोई फैक्ट्री लगी, कोई विद्यालय बना, कोई महाविद्यालय बना, कोई पुस्तकालय बना, कोई चिकित्सालय बना, या कोई कहीं अलग से इन्होंने रोजगार के लिए कोई अलग कोई भी चीजें इन्होंने बनाई, तो बताओ रोजगार कैसे होगा? पन्ना प्रमुख रोजगार या श्रम कार्ड रोजगार? आप ही बताओ। तो आपका कहने का मतलब है, ना कोई विद्यालय बना, ना कोई महाविद्यालय मिला, ना रोजगार मिला। देखो सर, चलिए हम मेरा जान लेते हैं, मानना अभी ये एक है हमारे यहाँ पे साथी खड़े हैं, इनसे बात, उनकी बात से कितने सहमत हैं, उनका क्या जवाब है? देखो, मैं अब भाई से कि क्या जो है अपनी थ्योरी है मैं उसे बता नहीं सकता, पर मैं इतना बता सकता हूँ कि एक अल्ट्रासाउंड की मशीन, एक जो है जो पूरी फुल बॉडी की जो चेकअप की मशीन है, ऑल ओवर इंडिया 6 मशीनें आई थी सरकार की तरफ से। एक भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी की वजह से बागपत में आई है। आपके बागपत में एक मेडिकल कॉलेज आपका मितली में बनने लग रहा है। आपके बागपत ज़िले में शिक्षा के नाम पे लेके आओ, केंद्रीय विद्यालय बन चुका है, बनने लग रहा है, उसमें शिक्षा शुरू भी हो चुकी है। तो ये सभी काम तो अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, अगर हम प्रदेश सरकार की बात करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और प्रदेश सरकार की काम भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आप केंद्र में आओ या उत्तर प्रदेश में आओ, काम है। भाई साहब ने कहा भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के नाम से ही मैंने ये बातें बताई। तो आपका कहना है, जो सरकार ऊपर है केंद्र में, अगर वो राज्य में होगी तो विकास अधिक होगा। हाँ, तो अब की बार उसका कारण रहेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर जो दोनों साथ में मिलकर काम करेगी तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। और आपके साथ में एक बात और बताओ, अगर डेवलपमेंट इस तरह ना होता तो आपका बागपत दिल्ली से सहारनपुर वाला जो हाईवे है, वो सिर्फ दोनों स्टेट की और उसकी नेशनल हाईवे की आपस की लड़ाई के चक्कर में वो कभी बन नहीं पाता था। आज वो जो है 4 लाइन हाईवे बना हुआ है और इतना बेहतरीन हाईवे बना हुआ है कि आप जो है दिल्ली से सहारनपुर मात्र जो है 1.5 घंटे में जा सकते हो। आपका कॉरिडोर बनने के लिए जा रहा है, वो एलिवेटर बनने के लिए जा रहा है दिल्ली से देहरादून के लिए, ठीक है। आपको एक घंटे में जो है आपको देहरादून जाना पड़ रहा है, जहाँ पे आपको 5-5, 6-6 घंटे जाने पड़े थे। तो वो भारतीय जनता पार्टी आपके केंद्र की और उत्तर प्रदेश की सरकार मिलके ही तो वो काम कर तो रही है। आपका कहने का मतलब है कि सरकार स्वास्थ्य के मुद्दे पे, सड़कों के मुद्दे पे खरी उतरी है और विकास किया है। जी, पूरा काम किया। मैं भाई की बात पे बताना चाहूँ, अभी भाजपा के सांसद डॉक्टर सतपाल जी ने कहा है कि नेशनल हाईवे 709 भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ये बात मैं नहीं कह रहा, हमारे यहाँ बागपत के सांसद डॉक्टर सतपाल जी ने कही और सभी न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई और चैनल पे भी चली। तो जो ये नेशनल हाईवे बना है, आपका कहना है कि सतपाल सिंह ने कहा है कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। भ्रष्टाचार की भेंट है। किसी भी गांव में जाके देख लो आप, सर्विस रोड है क्या? सरकारी आंकड़े के हिसाब से देख लो क्या स्थिति है। सिसाना गांव में देख लो, जल भराव रहता है। अभी आप चलोगे, कहाँ नाला है, कहाँ सर्विस रोड है, कहाँ डिवाइडर है, डिवाइडर का हाल देख लो क्या डिवाइडर पे है। सड़क की चौड़ाई देख लो, ये इन्होंने लूट का अड्डा बना लिया। इसका जवाब दीपक जी देंगे। दीपक जी, इसका जवाब दीजिए। जी,
मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कि आपने बोला जल भराव का, अब जो रोड बन रही है और गांव वाले वहाँ पे साइड में, वहाँ पे अगर जो अपने घरों का नाला सड़क पे खोलेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी तो आएगी नहीं बंद कराने के लिए, उसमें तो सरकार आएगी। उसके उनके खिलाफ अभी जो है कम से कम 10 से 15 घरों के खिलाफ एफआईआर भी इस चीज़ पे दर्ज हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने नालों के, अपने घर के, अपने जानवरों का पानी सीधे जो है रोड पे खोल दिया है, जिसकी वजह से उनके ऊपर एफआईआर हुई है। अगर दूसरी बड़ौद शहर की बात करें तो बड़ौद में भी कई जगह हमने देखा है कि हाईवे धंसा हुआ है। अ, तो कोई पशु नहीं है। नहीं नहीं, बस जैसे बड़ौत में हमने माना कि भाई कहीं पे धंसा हुआ है, पहली बात तो है मैंने अभी और तक उन्होंने धंसा हुआ उन्होंने देखा कहा हुआ है कि खुद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने माना है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। चलो हमने आपकी बात ही मान ली। पहली बात तो यार ये डॉक्टर साहब ने कहा नहीं है, डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने ऐसा कहा नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि अगर जो उन्होंने ऐसा कहा है तो कहीं ना कहीं उन्हें ये लगा है ना कि ठेकेदार ने गलती की है, तो ठेकेदार पे नन्नार में कार्रवाई तो होगी ना, तो उसमें उसको सजा मिलेगी। उसे सजा मिलेगी। चलिए देखिए, यहाँ पर नेशनल हाईवे 709 की भी बात हो रही है। युवा हैं, रोजगार का भी मुद्दा है, सुरक्षा का भी मुद्दा है, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं, महंगाई बढ़ी है। एक युवा साथी और हमारे साथ जुड़े हैं। आपका क्या मुद्दा रहेगा? मैं भाई की बात जो जो बताई उनके बारे में बताना चाहूँगा। रोजगार की बात है, 80 लाख रोजगार कहे थे योगी जी ने कि 80 लाख रोजगार देंगे। सरकारी आंकड़ा है 4 लाख रोजगार मिले 5 साल में। जयंत चौधरी जी ने करा है कि 1 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। और किसान सम्मान निधि की बात हुई कि 6,000 रुपये कही थी इन्होंने, 6,000 रुपये देंगे। जयंत चौधरी जी ने कहा कि 12,000 रुपये देंगे, और जो सामान्य किसान है उन्हें 15,000 रुपये देंगे। तो इनसे तो डबल है। और बिजली की बात है, अब चुनाव आ गए तो 3 रुपये यूनिट कर दी। 5 साल तक लूट लिए, अब 3 रुपये यूनिट कर रहे। और क्या नाम है, 6,000 रुपये ये किसानों को दे रहे। उस 1 रुपये भी पेट्रोल पे बढ़ाएंगे, 6,000 रुपये क्या 60,000 रुपये दे सकते हैं किसान को। ये डीजल का उनका खर्चा इतना बढ़ गया कि 6,000 रुपये में तो कुछ भी नहीं मिलता। और बहन बेटियों की जो बात करी, उन्नाव है, हाथरस है, और जो अमित शाह कहते हैं कि रात को भी निकल जाओ। एक राफेल जहाज की टायर चोरी हो गई यूपी में, और ये बात करते हैं कि रात को भी निकल सकते हैं कोई। और अमित शाह कहते हैं कि दूरबीन से देख लो कहीं बदमाश नहीं है। उनके साइड में टेनी जी बैठे हैं, जिन्होंने 4 किसान, उनके लड़के ने 4 किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। तो आपका कहना है कि बीजेपी इन बदमाशों को संरक्षण दे रही है? हाँ, बीजेपी संरक्षण दे रही। बीजेपी में धनंजय सिंह है 106 मुकदमे, ब्रिजेश सिंह है 106 मुकदमे, 50 उनके ऐसे नेता हैं जिन पर 100 मुकदमे हैं। अच्छा देखिए, जहाँ पर हमारे साथ यहाँ पे युवा है, बात रोजगार की अधिक होनी चाहिए, लेकिन आज का युवा इतना जागरूक है, क्योंकि आपको बता दें कि आज़ादी के बाद से अब तक अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की 50% से अधिक आबादी युवा है, इसीलिए भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। और यहाँ का युवा इतना जागरूक है, रोजगार के साथ साथ शिक्षा की बात करता है, सुरक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है। अभी इन्होंने कहा कि योगी जी ने 4 लाख रोजगार दिए हैं। आप क्या कहेंगे? आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने मात्र 95,000 रोजगार युवाओं को दिए थे। कहीं ना कहीं तो बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को रोजगार के मामले में पछाड़ा है। अगर आप देखेंगे कोरोना काल में किस तरह रोजगार छिने हैं, दिए नहीं, छिने हैं। वो लोग अपने स्थान से दूसरे स्थान तक भी नहीं जा पाए। ये लोग अपने कोठियों में पड़े बैठे रहे, और जनता इस कदर सड़कों पर पैदल 500 किलोमीटर अपने बच्चों को कंधे पे बैठा के गई, जब ये कहीं नजर नहीं आए। आज ये बात कहते हैं राम मंदिर में जाने की और आने की। और सबसे बड़ी बात मैं आप बताऊं आपको, बड़ौद की ले लो आप। बड़ौद से बीजेपी से केपी मलिक जी हैं, 5 साल इन्होंने अपना सत्ता का सुख लिया। मुझे एक काम, टोटल एक काम बड़ौद के लिए, मैं बड़ौद में रहता हूँ, बड़ौद में एक काम विधायक जी के नाम से, एक नलका, एक सड़क, एक लाइट अगर आप बता दें कहीं लगी तो मैं, बड़का रोड देखिए आप, गड्ढों में तब्दील है। बावली रोड देखिए, गुराना रोड देखिए, अभी मैंने देखा परसों के अखबार में आ रही थी। एक रोड विधायक जी के नाम पे बड़ौद में नहीं है। 60-80 हज़ार वोटर है, 50,000 लगभग वोट गिरती है, 20 गांव को कवर करता है केला बड़ौद। यहाँ पे कोई विधायक जी के नाम से ये नहीं है, तो मुझे बताइए विधायक जी 5 साल कहाँ थे? जी देखिए जी, जैसा योगी जी की नाम बदलो नीति है, जैसा अब जनवरी है, बड़ी ठंड है, मुझे सुबह बड़ी ठंड लगी थी, तो मैंने जनवरी का नाम मई रख दिया, फिर मैंने ये भी उतार दिया। देखिए इनका कहना है कि योगी जी नाम बदलते हैं तो नाम बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। तो आप इसी पे कुछ कह रहे हैं ना? तो जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, उसमें 80 करोड़ रुपए लगे, 80,000 के करीब, मतलब उसमें पैसा खर्च हुआ मिला क्या उससे? सरकार का जो राजकोष था उसका खर्च हुआ। नाम बदलने से क्या होता है? अब मैं जनवरी का नाम मई कर दूं तो ठंड बदल जाएगी, गर्मी हो जाएगी? नहीं। तो ये नाम बदलने की जो है, इस पर भी बहुत पैसा खर्च हुआ। आपका कहना है कि योगी जी सिर्फ नाम बदलते हैं, विकास नहीं कराते। अभी कह रहे थे भैया कि ललित जी की यहाँ से केपी मलिक विधायक है, और पूरे 5 सालों में
इनका कहना है कि अगर पूरे 5 सालों में उन्होंने एक रोड भी बड़ौद के अंदर बनवाया हो, कहीं नल भी लगवाया हो, तो हम मान जाएंगे। तो आपका क्या कहना है? केवी मलिक जी की योजना जो है, अभी मैं वो निकाल के तो दे नहीं सकता, कि तो मुझे पता होता कि इस तरह की कोई बात है तो मैं भी निकाल के दे दूंगा। कम से कम जो है, जो ग्रामीण सड़क योजना है, ना होने में उनकी 80 से 90 किलोमीटर की सड़क योजना मेरी नॉलेज में अभी की है, जो अभी लास्ट टाइम में हुआ है। ठीक है, अभी उन्होंने बात की बड़ौद की, क्योंकि बड़ौद में लगभग 80,000 मतदाता बड़ौद है। विधानसभा की तो बात करेंगे हम। बड़ौद वो विधान शहर की बात कर वो रहे हैं। केवल शहर में तो नगर पालिका भी तो है ना। नगर पालिका भी तो बीजेपी से ही है। क्या नगर पालिका बीजेपी के से है? नगर पालिका जैसे आप ये देखो कि जौन सी रोडें टूटी रहती थी दिल्ली अड्डे से, आप जो है इधर चलोगे मेन रोड पर, तो उसमें क्या कोरोना काल का उसका बजट रुक गया, क्योंकि पेमेंट आ नहीं रहा था पीछे। पर वो रोड ऐसी बना दी, आने वाले 50 साल में नहीं वो टूटने की। वो आरसीसी की इतनी मोटी रोड बना दी, उसकी कम से कम 2 फुट गहरी वो रोड बनी हुई है, इतनी मजबूत रोड बनी हुई है। हाँ, तो उसमें तो ये कह ही नहीं सकते। और केपी मलिक जी ने थोड़ा विकास नहीं है, केपी मलिक जी ने बहुत विकास किया। और केपी मलिक जी हर गांव में जाते हैं, और केपी मलिक जी एक ऐसे विधायक है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधायक ऐसे हैं कि जो हर गांव में महीने में 1 या 2 चक्कर लगाते हैं और वहाँ के जो है आम पब्लिक की बातें पहुँचते हैं। दूसरी चीज़, केपी मलिक जी ने, शैलेंद्र अम्बाला जी ने, योगी धामा जी ने खुद अपने कार्यालय पे, अपने मकान पे कैंप लगवाया है, जिसमें वृद्धा पेंशन के लिए, आपके जो है रोजगार की श्रम योजना कार्ड वाली, आपके जो है सभी प्रकार की जितनी भी थी सुविधाएं होती है, वो पेंशन वगैरह, वो सारी चीज़ उन्होंने बनवाई है। और खुद अपने आप बैठ के अपने आप सामने या अधिकारी को बुला के जब वो बनवाते हैं, वो तो निचले स्तर पर काम करते हैं, उन्हें हवा में नहीं काम करते तीनों विधायक। देखिए, यहाँ पे युवा मौजूद है, यहाँ पे सुरक्षा की बात हुई, रोजगार की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई। अब 1 मिनट में जान लेते हैं, क्योंकि मुद्दों की तो बात हो चुकी है, कि अब की बार 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? किसकी देखना चाहते हैं? सरकार तो बीजेपी की आएगी। जो विपक्ष है उन्हें भी पता है कि बीजेपी की सरकार आएगी, लेकिन जिस पार्टी से बिलोंग करता है कहीं ना कहीं उनकी बात करनी जरूरी है। भाई ने वो नाम बदलने वाली बात कही थी, मैं उनका जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी भी सरकार है, जितनी भी पार्टी है, सब पार्टी हमेशा बदमाशों का संरक्षण करती है। उन्होंने बदलाव किया है केवल हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए बदलाव किया है। उन्हें प्यार है औरंगजेब वाले नामों से, हमें औरंगजेब वाले नामों से प्यार नहीं है, हमें हिंदुत्व वाले नाम से प्यार है। राम मंदिर का जो विषय था भैया ने उठाया कि आने जाने से क्या होता है, उन्हें आस्था में विश्वास है ही नहीं। हिंदुत्व की जो सरकार है उस आस्था में विश्वास, इसलिए राम मंदिर का निर्माण हुआ है। वो लोग भी जाएंगे, बढ़िया तरीके से जाएंगे। 10 मार्च को जब योगी जी शपथ लेंगे, भाई साहब को भी इनवाइट करेंगे। किसकी सरकार बननी है? भारतीय जनता पार्टी 350 जो है सीटों से आगे आ रही है, और सबसे पहले योगी जी फिर दोबारा आ रहे हैं। योगी जी को हटाने वाला पैदा नहीं हुआ। योगी जी आ रहे हैं एक तरफा, 350 सीट लेकर आ रहे हैं। जो उनसे ये कह रहे हैं आवागा तो योगी, मैं उन्हें कह रहा हूँ उन्हें ठिकाना लगाऊंगा भी योगी। तो किसकी बननी है सरकार? सरकार गठबंधन की। गठबंधन की सरकार बनी। चलिए, देखिए, ये इधर पक्ष आपने देख भी लिया होगा, ये योगी जी के पक्ष में है, इधर भी युवा खड़े हैं। किसकी सरकार? गठबंधन। गठबंधन की। हाँ जी, तो गठबंधन में आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? राष्ट्रीय लोकदल। तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं वहाँ पे? उप मुख्यमंत्री। ये जो आरएलडी की सरकार आएगी, आरएलडी प्लस एसपी गठबंधन की, और ये जो हिंदू की बात कर रही है, हम हिंदू है क्या? हम हिंदू नहीं है? ये ठेकेदार कौन होते हैं भाजपा वाले के हम हिंदू है, हम हिंदू है? हम भी हिंदू है, लेकिन हम भाजपा के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, इसलिए खिलाफ है। ये सारी चीज़ें देते तो हम भी वोट करते। सरकार किसकी बननी है? मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो यहाँ 6 महीने किसानों का आंदोलन चला, ये कह रहे कि केपी मलिक जी हर जगह जाते हैं आते हैं, एक बार भी उन्होंने आंदोलन में आके देखा? आदमी तो यहीं के थे, चाहे विपक्ष के हों, चाहे किसी कोई भी मुद्दा हो, उनका आना चाहिए था। किसान थे, उनके लट फड़े, किसी के घर गए हुए, कहीं नहीं गए। और जो बात कह रहे थे कि एक डबल इंजन की सरकार आनी चाहिए, अभी पहली डोज लगेगी 2022 में। 400 सीट गठबंधन जीतेगा और 3 सीट में एक योगी जी जीतेंगे, मजबूत विपक्ष के तो लिए। गठबंधन मान रहे हैं आप? हाँ, और 2024 में फिर भाजपा को हटाओगे। सरकार किसकी बननी सरकार गठबंधन की बनेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी फिर पूरा मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार। और मैं तो यही कहूँगा कि ये दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की, बेरोजगारों की सरकार बनेगी। ये समाजवादी और गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, ये हर उसकी सरकार बनेगी जो गरीब, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, जो आज हमारे शिक्षा मित्र जो लखनऊ में लट खा रहे, उनकी सरकार बनेगी। जो 700 साढ़े 700 किसान हमारे शहीद हुए, उनकी सरकार बनेगी। इस बार भाजपा का सपाया है, कोई दिक्कत नहीं है। 400 सीट हमारी आ रही हैं। देखिए, ये था हमारे साथ बड़ौद क्षेत्र का मतदाता, बड़ौद विधानसभा का मतदाता, और यहाँ पर 10 फरवरी को मतदान होने हैं। ये तो समय ही बताएगा कि आखिरकार अब की बार यहाँ से कौन जीतकर विधानसभा जाएगा और किसकी सरकार बने।